ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम पांगती से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर पांगती, इस समय पूरे विश्व की नजरें कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत पर लगी हैं। ग्लोबल वैक्सीन हब होने के कारण हमारा देश वैक्सीन के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारे देश में करीब 30 वैक्सीन विकास के विभिन्न चरणों में हैं। 2 वैक्सीन जिनका ह्यूमन ट्रायल अपने अंतिम चरणों में है, वो है आईसीएमआर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड। आप देश में वैक्सीन की स्थिति पर क्या कहेंगे? वैक्सीन पे पूरा जोर चल रहा है और ये बिल्कुल आपका ठीक कहना है कि हमारे यहाँ भी 2 वैक्सीन बहुत ही लेट स्टेज में पहुंच चुकी है, जबकि एक वैक्सीन जो कि आपने बताई कि सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, हमारे यहाँ डीसीजीआई जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी है, उसमें अप्रूवल के लिए भी एप्लीकेशन दे दी है इमरजेंसी बेसिस पे। तो उस पे भी कुछ दिनों में या कुछ हफ्ते में उसका रिजल्ट आ जाएगा कि ये अप्रूव होती है या नहीं होती है, या कितनी जल्दी अप्रूव होती है। ओवरऑल दुनिया में जैसे 50 से ऊपर वैक्सीन के बहुत लेट स्टेज में पहुंच गए हैं और माना जा रहा है कि इसमें से करीबन एटलीस्ट 5-6 वैक्सीन शायद इस साल के अंत तक या अर्ली जनवरी में अप्रूव हो जाए। वैक्सीन के अप्रूवल में जहां तक कि सबसे जो बड़ी एजेंसी है यूएस की एफडीए, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी वैक्सीन 50% से ज्यादा इफेक्टिव है तो उसको अप्रूवल दिया जा सकता है। जबकि ये जो वैक्सीन हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन जो कि ऑक्सफोर्ड की है, वो 70 to 90% इफेक्टिव देखी गई है, जबकि कुछ मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है जो कि यूएस की फाइजर कंपनी और मॉडर्ना कंपनी, वो तो 95% तक अपना दावा पेश करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये 3-4 वैक्सीन बहुत जल्दी ही मार्केट में आ जाएंगी और गवर्नमेंट में अप्रूव होके अवेलेबल हो जाएंगी। ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। जब भी हम किसी वैक्सीन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या देखा जाता है, किस तरह से अप्रूवल मिलता है? हम लोग सब जानते हैं कि वैक्सीन जो कि डिजीज को प्रिवेंट करती है, होने नहीं देती है। जिनको कोविड नहीं हुआ है उनके लिए वैक्सीन बनाई जा रही है, जिनको कोविड हो चुका है उनको ये वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम देख रहे हैं कि जब ये वैक्सीन डेवलप होती थी इतने सालों से, हमारे पास 100 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है वैक्सीन के यूज का। मीजल्स से लेके पोलियो देखिए हमने इरेडिकेट कर लिया, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट कर दिया, बट इन वैक्सीन को बनाने में सालों लग जाते हैं। इनमें फेजेज में स्टडीज होती है, पहले जानवरों में स्टडी होती है जिसको भी प्री क्लिनिकल स्टेज कहते हैं, जिसमें मंकीज में, चिंपैंजीज में टेस्ट करते हैं। फेज 1 में आती है कि थोड़े से कुछ लोगों में टेस्ट करते हैं कि ये कुछ रिजल्ट्स आते हैं नहीं आते हैं। फिर ये 100 में चले जाते हैं और जब फेज 3 होता है तो थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट में टेस्ट करते हैं। तो ये सारे ट्रायल के फेजेज है जिसमें कि सालों लग जाते थे। जबकि इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक जो 1920 के करीब आया था, लगभग 100 साल हो गए हैं, उसके बाद ये पहली बार इतने जबरदस्त इन्फेक्शन आया है जिससे कि पूरी दुनिया हिल गई है। और इस बार लेकिन सब लोग पहले से तैयार थे, सबके पास टेक्नोलॉजी थी। ये देखा जा रहा है कि जनवरी में जो ट्रायल स्टार्ट हुए थे, आज दिसंबर आ गया है, हमने 12 महीने में हम लोग बिल्कुल इस स्टेज में आ गए कि हम उस वैक्सीन को अप्रूव कर लें। तो ये साइंस की बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं कहूंगा कि अगर ये कुछ भी वैक्सीन अप्रूव होती है और ये इफेक्टिव पाई जाती है, ये पूरे ह्यूमन काइंड के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। प्रोफेसर पांगती, वैक्सीन को बनाने के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है इसका स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड चेन मैनेजमेंट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप क्या कहेंगे? सिद्धार्थ जी, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है कि कोल्ड चेन, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि पोलियो की जो वैक्सीन थी उसकी भी कोल्ड चेन मेंटेन होती थी, उसको फ्रीज में रखा जाना जरूरी था और लगाने से पहले ही उसको बाहर निकाला जाता था। हमारे यहाँ जो कि आपने पहले ही बताया, वैक्सीन का तो बहुत बड़ा हब है कि वैक्सीन सबसे ज्यादा वर्ल्ड में हमारे यहाँ बनती है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है। हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी सबसे अच्छा है। हमारे जो रूरल एरियाज ले ले, बिहार के, यूपी के, सब जगह हम ये वैक्सीन डिलीवर कर पाए, छोटे बड़े जो भी फ्रीज होते हैं उसकी बदौलत। बट इस बार की थोड़ी सी दिक्कत थोड़ी अलग है, जो कि ये मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है फाइजर की, इसका स्टोरेज थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये इसमें एक लिपिड पार्टिकल है, इसमें एक फैटी एसिड कहते हैं, फैटी पार्टिकल है, जिसको थोड़ा नहीं बहुत कम चाहिए, -70 चाहिए फाइजर की वैक्सीन को खाने से 2-3 दिन पहले तक। उसको मतलब मूवमेंट उसकी इतनी ठंडे में होनी चाहिए। इसके लिए बड़े हैवी रेफ्रिजरेटर की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि उसका जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा है। 15-20 लाख की बड़ी बड़ी फ्रिज की जरूरत पड़ेगी, उसमें मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि ये वैक्सीन की बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। तो बट इस पे भी कार्य चल रहा है। इस तरह की वैक्सीन के लिए मे बी एयरपोर्ट्स में इसकी व्यवस्था की जाए कि बड़े बड़े सिटीज में हो जाए, और रूरल एरियाज में मे बी गवर्नमेंट कुछ इसी तरह के कुछ थर्मस आते हैं, सुपर थर्मस कहते हैं जिन्हें,
उसमें भी इसको डिलीवर किया जा सकता है। तो इस पे बहुत तेजी से हमारी सरकार एज वेल एज सारे वर्ल्ड की सरकारें उस पर बहुत महीन तरीके से काम कर रही है और हम उस पर सक्सेसफुल हो जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स के लिए भारतीय वायुसेना की भी मदद लिए जाने की योजना है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि वैक्सीन का अगर हम स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? वैक्सीन का जैसे स्टोरेज की मैंने बात की, अगर हम फाइजर की वैक्सीन की बात करें जो कि मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है, तो -70 बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी तक हमारे यहाँ या वर्ल्ड में कोई भी वैक्सीन -70 में स्टोर करके नहीं दी गई है। थोड़े से रिजल्ट्स ये दिखाते हैं कि जो इबोला वायरस अफ्रीका में आया था उस समय ये -70 तो नहीं, लगभग -50-60 तक का टेम्परेचर चाहिए था उनकी वैक्सीन को। उन्होंने सहारा डेजर्ट में भी ये वैक्सीन अवेलेबल कराई। इसमें कहते हैं कि गेट फाउंडेशन ने भी थोड़ी हेल्प की थी। कुछ नए नए इन्वेंशन हुए हैं, तो इसमें थर्मस का बहुत मेजर उपयोग हुआ। इस थर्मस में आप अगर ड्राई आइस रख दो या आइस पैक रख दो तो 5-6 दिन तक बिल्कुल आपके टेम्परेचर इतने लो रह सकते हैं और आप इसको डिलीवर कर सकते हैं। तो ये चैलेंज सबके लिए है, वर्ल्ड में कभी भी किसी ने फेस नहीं किया और इतने बड़े लेवल पे तो कभी भी नहीं हुआ। अब मुझे ये दिख रहा है कि सब लोग इसको फेस करने के लिए रेडी हैं। हम सक्सेसफुल जरूर हो जाएंगे। डॉक्टर पांगती, अगर हम एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की बात करें तो इसे कितनी डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है? नॉर्मल जो वैक्सीन है वो 2 से 8 डिग्री में स्टोर किया जाता है, जो कि ये जो फ्रिज होता है उसके डोर में रख सकते हैं। जी, मतलब उसके लिए फ्रीजर की जरूरत नहीं होती स्पेशली लगाने के लिए, बट कुछ वैक्सीन ऐसी होती है जिनको कि फ्रीज करके मूवमेंट करानी होती है, तो उसमें फ्रीजर के अंदर -4, -8 तक टेम्परेचर होता है, तो उससे काम चल जाता है। लेकिन इसमें -70 बहुत ही ज्यादा है। इसमें ड्राई आइस की जरूरत पड़ेगी, जो कि एक तरह से खतरनाक पदार्थ भी है। ये सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगर इसको कोई छोटे से कमरे में रख दो तो ये बर्स्ट भी हो सकता है। अगर किसी ने इसको टच कर लिया तो उसको हाथ खराब हो सकते हैं, उंगलियां जल सकती है, फ्रॉस्टबाइट हो जाता है। तो इसमें ड्राई आइस की जरूरत पड़ेगी -70 डिग्री। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, सरकार और हमारे साइंटिस्टों ने, ICMR ने पहले से इसके बारे में सोचा हुआ था। इसलिए हमारी जो स्टडीज हो रही है सीरम इंस्टीट्यूट में भी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन पे ज्यादा हो रही है, और हमारे यहाँ जो पेशेंट केयर है वो ऑक्सफोर्ड पे ही ट्रायल हुए थे। इसमें उस -70 की जरूरत नहीं है, और ये वैक्सीन सस्ती भी है और ये वैक्सीन भी इफेक्टिव पाई गई है। इसमें उतनी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। ये नॉर्मल टेम्परेचर 8 से -4 डिग्री तक रख सकते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा। और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। हमारे जो व्यवस्था है, हमारी जो कंट्री है, उसके लिए जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है वो सबसे सेफेस्ट रहेगी। इतना बड़ा पेंडेमिक है और इतनी सारी वैक्सीन बनाना एक अलग चैलेंज है। तो अगर 2-3 वैक्सीन अप्रूव होती है, 2-3 वैक्सीन को अलग अलग तरीके से अगर दिया जाए तो इससे हम ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं, ज्यादा लोगों को कवर कर सकते हैं। तो इसमें भी हमें सबको सोचना पड़ेगा उसके बारे में। क्या प्रदूषण के बढ़ने से कोरोना फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं? प्रदूषण का कोरोना पे क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ स्टडीज आई हैं, 2 तरह से कोरोना हमें प्रदूषण के साथ ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। एक तो जो प्रदूषण जिस जगह पे ज्यादा है, जैसे दिल्ली या आसपास के इलाकों में, उन लोगों को सांस की बीमारी पहले से ही होती है और सर्दियों में बढ़ जाती है। आपके फेफड़े कमजोर हैं प्रदूषण के कारण, तो आपको जब ये कोरोना वायरस होगा तो आपको जो सिम्टम्स आएंगे, आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होगा वो ज्यादा फॉल करेगा। जो माइल्ड डिजीज होना था वो आप मॉडरेट या क्रिटिकल स्टेज में जा सकते हैं। तो इस तरह से कोरोना आपको गंभीर बना सकता है अगर आपके फेफड़े खराब हैं प्रदूषण के कारण, या इस समय भी प्रदूषण चल रहा है। दूसरा, कुछ स्टडीज ये भी आई हैं कि जो प्रदूषण में रहते हैं, जहां ज्यादा प्रदूषण है, ये ऑल्दो ह्यूमंस में अभी नहीं हुई है, बट सेल स्टडीज आई हुई है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। उनमें देखा गया है कि उनके रेस्पिरेटरी के सेल्स होते हैं, उनमें ये वायरस ज्यादा घुस जाता है क्योंकि वो थोड़े कमजोर हो जाते हैं, और उन सेल्स में जो ये रिसेप्टर होता है, एक एस रिसेप्टर जिससे ये वायरस अंदर घुसता है, वो देखा गया है कि उनमें ज्यादा बढ़ जाता है, तो उनको ज्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, ज्यादा वायरस उनके सेल्स में घुस सकते हैं। बट ये ह्यूमन स्टडीज नहीं है, ह्यूमन में करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो एनिमल स्टडीज है वो दर्शाती है कि कोरोना की वजह से उनको कोरोना ज्यादा इन्फेक्शन भी हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है। डॉक्टर पांगती, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम पांगती से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।